लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट के अंदर दो वस्कुलर टिश्यू होते हैं जिनको बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें जो फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलोकेशन। और एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर की फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकलता है स्टोमेटा से, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जो ट्रांसपिरेशन होता है बच्चों, वो हेल्प करता है टेम्परेचर को बनाए रखने में, ठीक है, मतलब टेम्परेचर को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। कैसे, जब भी ट्रांसपिरेशन होगा वहां पर इवेपोरेशन होगा, जब भी ट्रांसपिरेशन होगा वहां पे क्या होगा, इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो इसलिए आप जब भी पेड़ के पास बैठते हो या पेड़ के नीचे बैठते हो, उसके आसपास में हमको ठंडा फील होता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन जो होती है वो वाटर बैलेंस को बनाए रखने में क्या करती है, हेल्प करती है प्लांट की बॉडी के अंदर। जब प्लांट की बॉडी में ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती है तो उसको बाहर निकालना होता है, ठीक है। दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। आज हम लोग एक लास्ट लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे, दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। अब जितनी भी लिविंग ऑर्गन्स के अंदर, जितनी भी लिविंग ऑर्गन्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गन्स के अंदर होती हैं उन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनता है। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है, उस वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकालना क्या होता है, जरूरी होता है। यदि वह वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर रहेगा तो वो टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है और हमें वो मार सकता है, ठीक है। तो कुछ वेस्ट मटेरियल जो होता है वो स्वेट के साथ निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है दैट कम्स आउट ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, ठीक है। एक्सहेलेशन जब हम लोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। मेन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर या जितने भी लिविंग ऑर्गन्स के अंदर मेन जो वेस्ट होते हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किसकी फॉर्म में निकल जाता है, यूरिन। तो मेन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है, मेन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है, यूरिन की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करना। यूरिन की फॉर्मेशन मेन काम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो एक पेयर ऑफ किडनी होती है, ये बीन शेप क्या है, किडनी है। एक पेयर क्या होती है, किडनी होती है। किडनी के अंदर फॉर्मेशन होती है यूरिन की, कैसे होता है बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद अटैच होता है आपका यूरेटर, राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर, ठीक है। यूरेटर अटैच होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर से, जो ओपन होता है यूरेथ्रा में, ठीक है। अच्छा देखो, जो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा है, इसके बीच में स्फिंक्टर मसल है। स्फिंक्टर मसल मतलब एक तरीके से कैप होती है ये, ठीक है। जो हम लोगों ने वेल्व के बारे में नहीं पढ़ा था हार्ट में, उस तरीके के वेल्व होते हैं। जब इस स्फिंक्टर मसल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, मतलब जब यूरिनरी ब्लैडर फुल भर जाता है यूरिन से, ठीक है, तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, फिर यूरिन क्या होता है, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, समझ में आया। और ब्लड वेसल्स क्या होती है, इससे अटैच होती है। देखो द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब पेयर ऑफ किडनी होती है, ठीक है। जो किडनी होती है वो डार्क रेड कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है, बीन मतलब राजमा के जैसी दिखाई देती है, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। नेक्स्ट, द राइट साइड ऑफ किडनी इज स्लाइटली लोअर इन पोजीशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लिवर। तो जो राइट वाली किडनी होती है वो स्लाइटली कैसी होती है, लोअर, छोटी नहीं होती, लोअर होती है, ठीक है, मतलब लोअर पोजीशन में लोअर होती है। ऐसे इसलिए क्योंकि वहां पर किसकी प्रेजेंस होती है, लीवर की प्रेजेंस होती है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ यूरेटर। अब यूरेटर क्या होता है, यूरेटर्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच अराइजेस फ्रॉम द नॉच दैट इज द हिलम ऑफ द किडनी। अब देखो ये जो नॉच है ना, जहां से यूरेटर निकल रहे हैं, इस नॉच को हिलम के नाम से भी जाना जाता है, हिलम, ठीक है, ठीक है। द यूरेटर कनेक्ट बिहाइंड विद द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेटर जो होता है वो किससे कनेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है। द यूरेटर कैरी द यूरिन प्रोड्यूस टू द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरेटर जो होता है
वो यूरिन जो किडनी में बना है उसको कहाँ तक लेके जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाएगा। आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो। द यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट स्टोर यूरिन टेम्परेली, और टेम्परेली क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है। इट ओपन्स इन इट्स ओपनिंग इज गार्डेड बाय मस्कुलर स्फिंक्टर, और इसकी जो ओपनिंग है वो किसके द्वारा कंट्रोल करी जाती है, मस्कुलर स्फिंक्टर के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। मस्कुलर स्फिंक्टर के द्वारा कैसे कंट्रोल करी जाती है, जब यूरिनरी ब्लैडर फुल भर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर फुल भर जाता है तो इस मस्कुलर स्फिंक्टर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और जब मस्कुलर स्फिंक्टर के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो मस्कुलर स्फिंक्टर खुल जाता है, और जब मस्कुलर स्फिंक्टर खुल जाता है तो यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्या होता है यदि मस्कुलर स्फिंक्टर ना होता तो? बताओ। नहीं, यदि मस्कुलर स्फिंक्टर ना होता तो हमेशा डायपर लगा के रखना पड़ता हम लोगों को। ठीक है, मस्कुलर स्फिंक्टर नहीं होता तो हमेशा हमें डायपर लगा के रखना पड़ता। हाँ, क्योंकि यूरिन की फॉर्मेशन तो होती जा रही है, अब वो स्टोर रहता है उसके अंदर उस स्फिंक्टर की वजह से, और वो स्फिंक्टर धक्का नहीं डालेंगे तो यूरिन निकलता रहेगा। ठीक है, समझ में आया? डिजीज भी होती है ऐसी जिसमें यूरिन जल्दी जल्दी निकलता रहता है। चलो नेक्स्ट है आपका यूरेथ्रा। देखो बेटा, शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब विच एक्सपेल्स यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। अब ये जो यूरेथ्रा होता है ये ट्यूब होती है जहां से बॉडी से बाहर निकलता है आपका क्या, यूरिन। ठीक है, इसके थ्रू द यूरेथ्रा इज लॉन्ग इन मेल्स एंड इज वेरी शॉर्ट इन फीमेल। यूरेथ्रा जो होता है मेल में बड़ा होता है और बहुत छोटा होता है किसमें, फीमेल में। ठीक है, ठीक है। द ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर विच ओपन एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, और यहाँ की ओपनिंग भी किसके द्वारा गार्ड करी जाती है, स्फिंक्टर के द्वारा गार्ड करी जाती है, जो कि यूरिन फॉर्मेशन के दौरान ओपन हो जाता है, मतलब यूरिनेशन के दौरान क्या होता है, ओपन हो जाता है। अच्छा, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था किडनी के बारे में, ठीक है, आप पेयर ऑफ किडनी होती है, बी शेप किडनी होती है। किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच किडनी व्हिच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो एक किडनी के, हर एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, यूरिन की फॉर्मेशन में। अब उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, वोमेन्स कैप्सूल से अटैच होती है आपकी ब्लड वेसल। ठीक है, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, इस ब्लड वेसल के गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो टाइप की ब्लड वेसल दिखेंगी, एक अफेरेंट और एक इफेरेंट। ठीक है, अफेरेंट देखो एरो अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अफेरेंट में ब्लड एंटर करेगा। ठीक है, और इफेरेंट से ब्लड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो चौड़ा होता है इफरेंट आर्टेरियोल से, मतलब एफरेंट वाला ज्यादा वाइड होता है और इफरेंट वाला नैरो होता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये वोमेन्स कैप्सूल हो गया। वोमेन्स कैप्सूल के बाद अब आएगा आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, ट्यूबुलर। ट्यूबुलर जो पहला वाला ये ट्यूब है इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पहले वाले ट्यूब को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब पीसीटी। फिर ये आएगा आपका लूप ऑफ हेनले। क्या ये, लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के बेटा देखो, एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ऊपर आया तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। समझ में आया? उसके बाद आता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। डीसीटी फिर ओपन होता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं वो सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में जुड़ी हुई होती हैं, मतलब सभी नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट आपस में क्या होते हैं, जुड़ी हुई होती हैं, और फिर वो ओपन होती है किसमें, आपके यूरेटर में। ठीक है, फिर यूरिन को पास कर देगा वो डायरेक्टली यूरेटर में। आया समझ में? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अकर इन 2 मेजर स्टेप, मतलब 2 मेजर स्टेप होती है इसमें। सबसे पहली स्टेप होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सबसे पहली क्या होती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और फिर होता है रीअब्जॉर्प्शन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, देखो, द efferent arteriole is narrower than the afferent arteriole which develops a hydrostatic pressure on the blood। मतलब जो efferent arteriole होता है वो efferent arteriole से नैरो होता है, पतला होता है,
जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो गया। एक नैरो है और एक वाइडर है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, द ब्लड फ्लो थ्रू द ग्लोमेरुलस विद द ग्रेट प्रेशर, मतलब कि ग्लोमेरुलस से वो क्या करेगा, ग्रेटर प्रेशर से फ्लो करेगा। ड्यू टू द प्रेशर द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड फिल्टर्स आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड पासेस इनटू द वोमेन्स कैप्सूल। इसकी वजह से जो फ्लूइड है, मतलब लिक्विड कंटेंट जो है, ठीक है, वो क्या आएगा, ग्लोमेरुलस से निकलेगा और वोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा। फ्लूइड वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो क्या करेगा, ग्लोमेरुलस से निकलेगा और कहाँ पे आ जाएगा, वोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा, ठीक है। The glomerular filtrate consists of water, urea, salt, glucose and other plasma solute। अब ये जो फिल्टर हुआ है, जो वोमेन्स कैप्सूल के अंदर आया है, उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। तो फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों वाटर, यूरिया, सॉल्ट, ग्लूकोज, अदर प्लाज्मा सॉल्यूट। अब यहाँ पर जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, वो क्या है, यूरिया, ठीक है। यहाँ पर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया। आया समझ में? ब्लड कॉर्पस्कल्स, प्रोटीन एंड अदर लार्ज मॉलिक्यूल रिमेन बिहाइंड द ग्लोमेरुलस। और जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं या दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब क्या होंगे, वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। Therefore the blood carried away by the different arteries relatively thicker। अब ध्यान से देखो, इसलिए जो ब्लड कैरी डिफरेंट आर्टेरियल लेके जा रहा है वो कैसा होता है, थिक होता है। अब थिक इसलिए होता है क्योंकि जो भी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट था, जो उसके अंदर जा नहीं पाया, वो कैप्सूल के अंदर एंटर नहीं कर पाया, वो किस में जाएगा, इफरेंट आर्टेरियल में जाएगा। तो इफरेंट आर्टेरियल जो होगा वो थिकर होगा, मतलब इफरेंट आर्टेरियल में जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, थिकर होगा। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि सभी चीज जो वोमेन्स कैप्सूल के अंदर गई थी उन सबको एक्सपेल आउट नहीं करना था, उसमें से कुछ काम की चीजें भी चली गई थी जिनको क्या करना है, हम लोगों को रीअब्जॉर्ब करना है, जिनको क्या करना है, हमको रीअब्जॉर्ब करना है, ठीक है। देखो, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटरिंग द रीनल ट्यूब्यूल कंटेन मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस। अब जो रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल का मतलब ये होता है कि जो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन को रीनल ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रीनल ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। रीनल नाम जहां भी दिखाई देगा, रीनल का मतलब किडनी होता है। रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो उसमें यूजफुल सब्सटेंस भी चले जाते हैं, अब as the filtrate passes down the tubule, water and the other substance required by the body are reabsorbed। अब जो descending limb of loop of Henle था, जो descending limb of loop of Henle में वाटर को और यूजफुल सब्सटेंस को क्या कर लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में वाटर और यूजफुल सब्सटेंस को क्या कर लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और असेंडिंग लिम्ब में यदि और मतलब ज्यादा पानी चला गया है, ठीक है, तो वहां से भी वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से अब जो फिल्ट्रेट मिला है हमको, वो क्या हो जाता है, यूरिन होता है। अब यूरिन एंटर करता है, मतलब सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में जुड़ी होती हैं, सारी कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन आता है, सारी कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कहाँ पे छोड़ देती है, यूरेटर में छोड़ देती है। यूरेटर से जाता है वो यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से वो वहां पर मतलब टेम्परेली वहां पे स्टे करता है। प्रेशर बढ़ता है तो यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है और यूरेथ्रा के अंदर आ जाता है। यूरेथ्रा की फिर स्फिंक्टर से वो बॉडी से क्या होता है, पास आउट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। दिस वाज ऑल अबाउट एक्सक्रीशंस। देखो, कभी कभी क्या होता है, हमारी किडनी जो है ना वो ठीक से काम नहीं करते, मतलब किडनी हमारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। यदि हमारी किडनी खराब हो जाती है तो यूरिया हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, विच इज द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड विच मस्ट बी नीडेड टू रिमूव आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि उसको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, सर्वाइव करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी में का मतलब ये होता है लैब के अंदर में एक ऐसा मीडियम बनाएंगे जो बिल्कुल किडनी के जैसा एक्ट करेगा और हमारे पूरे के पूरे ब्लड को क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा। देखो ये रहा, देखो, if one kidney is damaged or removed, then the other kidney alone can fulfill excretory need। मतलब कि एक किडनी खराब हो जाए या रिमूव कर दिया जाए तो दूसरी वाली किडनी हमारी एक्सक्रीशन की नीड को क्या कर सकती है, पूरा कर सकती है। लेकिन
However, the failure of both the kidneys allow urea and other waste to accumulate in the blood. अगर क्या होगा कि दोनों किडनी खराब हो जाएंगी तो यूरिया और दूसरे भी जो वेस्ट होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर रह जाएंगे। यदि ऐसा होगा तो टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ जाएगा और टॉक्सिक बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, मर जाएंगे। ऐसा करने से बचने के लिए हमें डायलिसिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हमको? सच अ पेशेंट अंडर को डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस में पूरे ब्लड को फिल्टर करा जाता है यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी का यूज करके। इन डायलिसिस एन आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड। देखो, द आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ट्यूब विद अ सेमी परमेबल लाइनिंग, और उसमें क्या होती है, ट्यूब्स होती हैं सेमी परमेबल लाइनिंग के साथ में। सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है? सेमी परमेबल का मतलब ये होता है कि सिलेक्टिवली परमेबल। अब सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्टेड पार्टिकल के एंटर एग्जिट को क्या होती है, वो अलाउ करती है, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है आर्टिफिशियल किडनी में। समझ में आया? The artificial kidney contain tubular with semi-permeable lining. These tubes are suspending in a tank filled with dialysing solution. और ये जो ट्यूब्स होते हैं वो किसमें सस्पेंडेड होते हैं? डायलिसिंग सॉल्यूशन के अंदर में। फिर क्या होता है? दिस फ्लूइड कंटेन वाटर एंड ग्लूकोज इन कंसंट्रेशन सिमिलर टू दोज इन द ब्लड। मतलब कि ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है इसमें क्या होता है? वाटर और ग्लूकोज होता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज और वाटर उतना ही अमाउंट में जितना कि हमारी ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज और वाटर होता है उतना ही अमाउंट में जितना कि हमारी किस में प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है। तो द पेशेंट ब्लड इज लेड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी थ्रू द ट्यूब ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी वेयर एक्सेस सॉल्ट एंड यूरिया आर रिमूव्ड। और फिर उसके ब्लड को एंटर करा जाता है इस ट्यूबुलर पोर्शन में, जहाँ से यूरिया और सॉल्ट को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। द प्योरिफाइड ब्लड इज रिटर्न थ्रू द वेन इन द सेम आर्म, और फिर वेन के थ्रू उसको क्या कर दिया जाता है? वापस से छोड़ दिया जाता है। समझ में आया? तो ये था आपका आर्टिफिशियल किडनी मतलब डायलिसिस। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट। द प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस सेवरल वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेसेस। मतलब कि प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी मेटाबॉलिज्म होता है। तो जब मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा? वेस्ट प्रोड्यूस होगा, तो उसको भी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा वेस्ट को, ठीक है। द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो वेस्ट क्या होंगे? वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन कब? जब फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनता है, उस दौरान वो जो ऑक्सीजन है वो वेस्ट है एक तरीके से। और कार्बन डाइऑक्साइड कब? जब रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्योंकि प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको भी सर्वाइव करने के लिए रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उसको भी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आया समझ में? ठीक है। तो रेस्पिरेशन के दौरान बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है क्या? ऑक्सीजन। ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट हैं उस टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, वाटर का तो पता ही है, ज्यादा वाटर अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो उसके लिए वेस्ट हो जाएगा वो, और बहुत सारी प्रोसेस में वाटर भी रिलीज आउट होता है, ठीक है। समझ में आया? स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू वो क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं प्लांट की वजह से। प्लांट स्टोर सम वेस्ट प्रोडक्ट इन लीव्स व्हिच फॉल ऑफ। मतलब कि लीव्स के अंदर भी स्टोर कर लेते हैं, और जब वो लीव्स क्या हो जाते हैं? गिर जाती है, ठीक है। समझ में आया? तो फिर वेस्ट मेटल भी बॉडी से क्या निकल के बाहर निकल। वेस्ट सच एज गम्स एंड रेजिन्स आर स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम। मतलब गम्स और रेजिन्स भी निकलते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने प्लांट में से, ठीक है। तो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? ओल्ड जाइलम के अंदर स्टोर होते हैं। वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? ओल्ड। यहाँ आप लोगों का चैप्टर खत्म हुआ लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। एक बार नोट्स को लिख लेना, सारे को मैं ग्रुप में भेज दूंगा, और कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना आप।